नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का 11th चैप्टर यानी विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, और साथ ही साथ प्रकाश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का क्वांटम मॉडल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। और इसके लिए आप लोगों को करना है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएँ। और यदि अंत में वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस लेक्चर की जो PDF फाइल है हमने नोट्स के ज़रिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर मैं दे दूंगा। तो वीडियो की PDF फाइल आप वहां से डाउनलोड करिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करिए। अदरवाइज़ आप लोगों को अपना नोट्स अपने हाथ से खुद से बनाना बेटर ही होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो दैट्स बेटर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, यदि आप समय को बचाना चाहते हैं, तो इस लेक्चर की नोट्स जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक आज का होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, इसमें पहला टॉपिक होगा तीव्रता का प्रभाव। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में तीव्रता का क्या प्रभाव होता है, यानी जब हम प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में कोई परिवर्तन होता है? जी बिल्कुल होता है। यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे हम तीव्रता कितनी भी बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, परंतु गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक इसी में करेंगे, आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति का प्रभाव, तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक इसका उल्टा है। यदि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जबकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब तीसरी बात इसी में करेंगे हम, समय पश्चता की। क्या कह रहे हैं हम? समय पश्चता। अब ये समय पश्चता क्या होती है? क्या किसी धातु के पृष्ठ पर जो ही प्रकाश गिरता है तो
तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं या कुछ समय लगता है, तो यही होता है समय पश्चता। प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम ये कहता है कि जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन तुरंत ही वहाँ उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती है। ठीक है, अब इसी चीज़ से रिलेटेड हम एक टॉपिक और करेंगे, इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को। पहला इसमें हम बात करेंगे तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत के द्वारा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या। ठीक है, तो आप जानते हैं तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, अर्थात हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करी और उसमें उन्होंने बताया कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। तीव्रता का प्रभाव, तो तीव्रता के प्रभाव में उन्होंने क्या बताया, जबकि हम पढ़े हैं कि तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। लेकिन तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश की तीव्रता जब हम बढ़ाते हैं तो तरंगों का आयाम बढ़ता है, फलस्वरूप उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, अर्थात वहाँ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या हुआ, विफल हो गया, अर्थात यह कंसेप्ट उनका था जो गलत था। ठीक है, दूसरा हम समझते हैं यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति का प्रभाव, तो आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। आवृत्ति का प्रभाव यह है कि जब किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की आवृत्ति को हम बढ़ाते हैं तो उसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन उनकी गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है आवृत्ति बढ़ाने पर, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने बताया कि आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा प्रभावित नहीं होती है। तो इस हिसाब से यह कंसेप्ट भी क्या हुआ, इनका गलत रहा, यानी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में ये भी कंसेप्ट क्या हुआ, गलत सिद्ध हुआ, और ये भी। फिर बात करते हैं समय पश्चता की। समय पश्चता, तो समय पश्चता क्या है। हाइगेंस ने बताया कि जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश जो ऊर्जा है वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से वितरित कर देता है। फलस्वरूप इसी तरह से प्रकाश यदि पड़ता रहा तो कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनों प्रकाश के आपतित होने और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई ना कोई समय पश्चता जरूर होगी, यानी थोड़ा समय लगेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, तो यह कंसेप्ट भी क्या हुआ, इनका गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि समय पश्चता बिल्कुल नहीं होती है और इनके अनुसार समय पश्चता होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, अतः हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में असफल रहा। क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इन दोनों टॉपिक्स को समझ सकते हैं। देखिए, हमने इन टॉपिक्स को एक साथ इसलिए समझाया है ताकि आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। ठीक है, यह प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम है जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, मान्य है, और तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो व्याख्या है हाइगेंस ने जो दी वह क्या हुई, गलत सिद्ध हुई।
और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने में यह नियम असफल रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का क्वांटम मॉडल। प्रकाश का क्वांटम मॉडल जो है वो मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिया था। मैक्स प्लांक नामक साइंटिस्ट ने दिया था और इनके अनुसार प्रकाश जो है वो ऊर्जा का सतत रूप नहीं है, अर्थात प्रकाश सतत रूप से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है और प्रत्येक पैकेट को एक क्वांटम या फिर एक फोटॉन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने किराने स्टोर की दुकान पर देखा होगा, नमकीन या किसी शैम्पू के जो लड़छे होते हैं वो ऐसे पैकेट के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी है, जब किसी लाइन में चलता है तो वह एक एक बंडल और पैकेट के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझना है और इसी बात को हम आगे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर होगा प्रकाश ऊर्जा जो E होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है न्यू के। न्यू क्या है? आवृत्ति है। न्यू क्या है? आवृत्ति। यानी जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, यहाँ पर बराबर लाएंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। एक कांस्टेंट लेते हैं H और ये होगा न्यू। जहाँ यहाँ पर लिखेंगे जहाँ H प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, और H बराबर होता है 6.62 गुणे 10 के पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। और हम समझते हैं आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है वह भी होता है, यहाँ पर लिखते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर होता है mc²। ठीक है, अब यह इक्वेशन नंबर हमारा होगा सेकंड। समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पर देखिए जो E बराबर एच न्यू है वहाँ E की जगह पर एच न्यू रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लाकर रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा एच न्यू बराबर हो जाएगा mc²। अगर हम H को इधर भेज दें तो क्या होगा? न्यू बराबर, यहाँ पर देखेंगे न्यू बराबर H अगर इधर भेज दिया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा mc² अपॉन क्या हो जाएगा? H। इस तरह से। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, चूँकि हमें पता है कि C बराबर होता है लैम्डा इंटू न्यू होता है, और अगर न्यू की वैल्यू निकालें तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो हम कह सकते हैं न्यू बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब न्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो हम लिख सकते हैं न्यू की जगह पर ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा C अपॉन लैम्डा और बराबर हो जाएगा यहाँ पर mc² अपॉन क्या हो जाएगा? H। ठीक है, यहाँ से एक C कट जाएगा, यहाँ एक C बचेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या फिर लैम्डा यहाँ पर चला जाए या ऐसे कर दें 1/लैम्डा बराबर यहाँ हो जाएगा mc अपॉन क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब अगर लैम्डा को ऊपर कर दें, दोनों को पलट दें तो लैम्डा बराबर हमारा आ जाएगा H अपॉन mc। ठीक है, इतना कह सकते हैं। अब इसके बाद ये हो जाएगा या। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो चूंकि हमें पता है कि P बराबर होगा mc। P का मतलब है संवेग। ठीक है, P का मतलब क्या होगा? संवेग। तो यहाँ पर कह सकते हैं संवेग बराबर, जानते हैं हम, होता है द्रव्यमान और गुणे वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणे वेग। यहाँ मतलब P क्या है? संवेग है, और m क्या है? द्रव्यमान। C क्या है? प्रकाश का वेग है।
लेकिन हम यहाँ पर वैसे फॉर्मूला P बराबर m इंटू वी होता है, v का भी मतलब वेग होता है और c का भी मतलब यहाँ पर क्या है, वेग ही है। तो हम ये वैल्यू mc की जगह पर रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा इज इक्वल h अपॉन p के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से विभिन्न फार्मूले हम प्रकाश के क्वांटम मॉडल में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी अभी हमने बताया प्रकाश का क्वांटम मॉडल, उसी के अनुसार यह टॉपिक भी हमारा क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश का जो क्वांटम मॉडल था वो मैक्स प्लांक ने दिया था और उसमें बताया गया कि प्रकाश ऊर्जा का सतत रूप नहीं है, बल्कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक इसी बात को आइंस्टीन ने भी दोहराया और थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया और उन्होंने भी बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में आगे बढ़ता है। और जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर ऐसे आपतित होता है तो एक फोटान जो होता है, प्रकाश अपना जो एक ऊर्जा यानी फोटान h होता है, वह किस पृष्ठ पर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और यह इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। और जब यह इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के लिए अपनी जो संपूर्ण ऊर्जा है वह कार्यफलन, इस पृष्ठ के कार्यफलन तथा गतिज ऊर्जा में क्या करता है, व्यय कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फोटान की ऊर्जा बराबर होती है कार्यफलन आप जानते हैं किसी पृष्ठ का होता है, जो भी ये पृष्ठ रहा होगा, कार्यफलन प्लस क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है और कार्यफलन को हम ओमेगा 0 से प्रदर्शित करते हैं और गतिज ऊर्जा को हम कह सकते हैं E के रूप में। आपका ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब चूंकि हमें पता है कि ओमेगा 0 बराबर होता है, यहाँ पर ओमेगा 0 बराबर होता है h न्यू 0 के, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा E के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू इसमें अगर हम रखें तो यहाँ पर हो जाएगा h न्यू बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दें तो ये हो जाएगा h न्यू 0 और ये प्लस हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर इधर भेज दें हम, यहाँ पर एक काम और लिख सकते हैं, यहाँ पर जो न्यू 0 है यह प्रकाश की देहली आवृत्ति है, प्रकाश की क्या है, देहली आवृत्ति है। ठीक, आप इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस h, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, h कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा न्यू माइनस न्यू 0 और बराबर, यहाँ पर फिर से हम चाहें तो E के लिख सकते हैं या फिर इस तरह से आप दो इक्वेशन रख सकते हैं, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है कि यही जो है, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम ये एक टॉपिक और यहाँ पर करेंगे, जैसे यहाँ पर कहेंगे फोटान के गुण। तो फोटान के क्या गुण है, ये भी आपको पहला गुण होगा, जो फोटान की जो ऊर्जा होती है E, वह बराबर होता है h न्यू के बराबर होता है और संवेग यहाँ पर लिखेंगे एंड संवेग P बराबर क्या होता है, h न्यू अपॉन C के बराबर होता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है
कि एक निश्चित आवृत्ति अथवा निश्चित तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की जो ऊर्जा तथा संवेग बराबर होता है। ठीक है, संवेग क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य अथवा तरंगदैर्घ्य क्या होती है? समान, निश्चित होती है। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा टॉपिक होगा कि जो फोटॉन होता है वह विद्युत उदासीन होता है। फोटॉन क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है और यह विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, जब विद्युत उदासीन होगा तो यह क्या होगा? किसी वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा। ठीक है, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।